हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किंगडम मोनेरा को स्टार्ट किया था। ओके, हमने उसमें देखा था कि जो किंगडम मोनेरा में दो टाइप्स के बैक्टीरियाज आते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। तो हमने ये भी पढ़ा था उसमें कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं। ओके, और यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो मॉडर्न बैक्टीरिया होते हैं। और उसके बाद फिर हमने फीचर्स भी देखे थे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं आर्की बैक्टीरिया की। और यू बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई भी किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस एंड absence ऑफ फ्लैजेला। ओके, तो इतनी चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। आज बच्चों हमको इस वीडियो में हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस देखेंगे कि वो क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो यू बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियाज आते हैं उनका उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में वो हमें पढ़ना है, और न्यूट्रिशन कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। और फिर लास्ट में हम जो भी डिजीज होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में बैक्टीरिया से वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो बच्चों आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो है ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। ओके, सो ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि हम इसमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया को दो दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस है तो इसमें स्टेन शब्द है, इट मीन्स दैट कि हम इसमें कलर का यूज करते हैं। ठीक है, कलर का यूज करते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया को पहले किसी पेट्री डिश में लिया जाता है, उसके बाद उसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं। तो क्या होता है कि सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे ब्लू हो जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जब हम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो अपने उनका जो ब्लू कलर है वो वॉश आउट हो जाएगा। वॉश आउट हो जाए मतलब निकल जाएगा। तो जिनका कलर निकल जाएगा वो ग्राम नेगेटिव हो जाएंगे, और जिनका ब्लू कलर बना रहेगा मतलब वो ब्लू कलर उनका वॉश आउट नहीं होगा, वैसे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। ओके, तो इसमें जो बच्चों फर्स्ट स्टेप होता है इसमें देखिए, सबसे पहले हम बैक्टीरिया को लेते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन वायलेट। ओके, तो जब हम बैक्टीरिया को पेट्री डिश में ले रहे हैं उसमें क्रिस्टलाइन वायलेट कलर ऐड कर रहे हैं, तो उसके बाद जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लू बैक्टीरिया में। ओके, ब्लू बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, जितने भी ब्लू बैक्टीरिया हैं उसमें आप आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करेंगे। ओके, आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करेंगे और साथ में ही आप अल्कोहल को ऐड करेंगे। ओके, तो इसके बाद क्या होता है बच्चों, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनका ब्लू कलर निकल जाता है मतलब वॉश आउट हो जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम निगेटिव बोलते हैं। ओके, और जिनका ब्लू कलर जो फर्स्ट स्टेप में आया हुआ था वो बना रहता है और वॉश आउट नहीं होता है, वैसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। ओके, और अभी ग्राम पॉजिटिव किस कलर के हो गए, ब्लू कलर के। ठीक है, क्योंकि उनका जो ब्लू कलर है वो बना हुआ है, वॉश आउट नहीं हुआ है। लेकिन अभी हमें ग्राम निगेटिव के लिए फिर हम एक नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम काउंटर स्टेनिंग करेंगे विथ सेफेरेनिन टू मेक ग्राम निगेटिव विजिबल। ओके, ग्राम पॉजिटिव तो विजिबल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो ब्लू कलर के हैं। तो ग्राम निगेटिव को विजिबल करने के लिए हम उसमें सेफेरेनिन ऐड करेंगे। सेफेरेनिन हमको पता है कि ये रेडिया ब्लू कलर रेडर पिंक कलर की होती है। तो हम ऐड करेंगे तो जितने भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होंगे उसका कलर क्या हो जाएगा, रेडिया पिंक हो जाएगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का ये कलर पिंक कलर का है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ग्राम पॉजिटिव का ब्लू कलर का है। तो ऐसे बच्चों हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को बाय ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस। ना बच्चों हम डिफरेंस देखेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव में ये जो कलर वॉश आउट हो जाता है और ग्राम पॉजिटिव में वॉश आउट नहीं होता है और ग्राम नेगेटिव में वॉश आउट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो उसके तो इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफरेंस है वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए,
सबसे पहला डिफरेंस क्या है, बैक्टीरिया रिटेन ए ब्लू पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो ग्राम पॉजिटिव है वो ब्लू कलर को रिटेन करते हैं या बनाए रखते हैं। और ग्राम निगेटिव के केस में क्या होगा बच्चों, बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन एनी कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो ये बैक्टीरिया निगेटिव जो है, ये जो ब्लू कलर उनको फर्स्ट स्टेप में दिया गया था, ठीक है, जब हमने क्रिस्टलाइन वायलेट कलर ऐड किया था, तो ये उसको रिटेन नहीं करते हैं। ठीक है, उसको वॉश, इनसे वॉश आउट हो जाता है। सेल वॉल इज स्मूथ एंड 20 to 80 nm थिक। ओके, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, ये थिक होती है। ठीक है, थिक होती है। और हमें देखिए ये भी पता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है ना, पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है। तो सेल वॉल जब थिक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, इसलिए क्या होता है कि इसमें जो ब्लू कलर आता है ये इसकी सेल वॉल में रिटेन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें ब्लू कलर का मिल जाता है, वॉश आउट नहीं होता है। और निगेटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या होगा, ये वेवी है। ओके, और ये 8 to 12 नैनोमीटर थिक है। ठीक है, मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो थिक है, मोटी है। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, वो वेवी होगा, लाइक दिस। ओके, वेवी होगा। और उसकी जो थिकनेस होगी वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कम होगी। यहाँ पे देखिए 8 to 12 नैनोमीटर, मतलब कम है, मतलब पतली है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पतली है। म्यूरिन कंटेंट देखिए, कंटेंट इज 70 to 80% एंड फैट इज लेस। ओके, सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो म्यूरिन कंटेंट होगा वो 70 to 80% है, और फैट जो है वो बहुत ही कम है। और वही ग्राम निगेटिव में आप देखेंगे तो म्यूरिन जो है वो 10 to 20% है, और लिपिड्स जो है वो 20 to 30% है, मतलब लिपिड्स ज्यादा है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। टिचोइक एसिड जो है वो सेल वॉल में पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में ये नहीं पाया जाता। ओके, एब्सेंट होता है। मीजोसोम्स आर प्रोमिनेंट। ओके, मतलब मीजोसोम्स मिलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा बच्चों, मीजोसोम लेस प्रोमिनेंट। ओके, लेस प्रोमिनेंट है। susceptible to antibiotics। okay, susceptible to antibiotics, resistant to antibiotics। okay, रेजिस्टेंट होते हैं ये एंटीबायोटिक से, इसीलिए क्या होता है कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स ये डिजीज कॉज करते हैं। ओके, बीमारियां फैलाते हैं, प्लांट्स में भी एनिमल्स में। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स में जितने भी बैक्टीरिया जो बीमारियां फैला रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं बच्चों, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। वहीं पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो सारे मोस्टली नॉन पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कॉज नहीं करते हैं। ओके, तो जितने भी डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो बच्चों यहाँ हमने डिफरेंस देखा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ना बच्चों यू बैक्टीरिया में मेनली हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं, उसके अलावा हम इसे माइकोप्लाज्मा भी पढ़ते हैं, और सियानोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज। ओके, सो अभी इस वीडियो में अभी आगे हम बैक्टीरिया के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमको ये तो पता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो क्या होती है बच्चों, ये होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, ये कैसी सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रिमिटिव सेल होती है। ठीक है, तो अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है बच्चों, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल की तरह क्या होंगे, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। ठीक है, और इनके जो ऑर्गेनल्स होंगे उसमें जो आउटर कवरिंग भी नहीं होगी, कोई मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए सेम यही चीज यहाँ पे देखिए। पहली बात तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोइड, इसमें जो डीएनए होगा वो भी न्यूक्लियस में नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी इसमें। तो इसका जो डीएनए रहता है इसको बच्चों न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल का। तो ये जो होता है न्यूक्लियोइड, जो बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म होता है, ये देखिए ये जो है ये पार्ट, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है।
तो जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियोइड पार्ट या डीएनए होगा, वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। मतलब न्यूक्लियस न्यूक्लियस में जैसे डीएनए पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल में, वैसे नहीं होता, ये इसके साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है। उसके अलावा बैक्टीरिया की हम सेल वॉल होती है, ठीक है, सेल वॉल होती है। उसके अलावा क्या होती है, कैप्सूल। कैप्सूल क्या होती है, सेल वॉल के बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है। पहले कैप्सूल आएगा, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल वॉल। और उसके बाद राइबोसोम, राइबोसोम जो रहेंगे वो पूरे जो साइटोप्लाज्म है वहां पे राइबोसोम मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद पीलस जो होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं, आउट ग्रोथ होते हैं, ये देखिए, ये उसको पीलस बोलते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड जो होता है बच्चों, ये भी क्या होता है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल का। तो ये एक्चुअल में राउंड शेप का होता है, ठीक है, ये जो है ये एक्चुअल में ऐसे राउंड शेप का होता है, तो इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ये भी जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का। उसके अलावा बैक्टीरियल सेल में एक फ्लैजेला भी होता है, ओके, फ्लैजेला भी होता है, फ्लैजेलम एक है तो उसको फ्लैजेलम बोलेंगे, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल के कौन कौन से पार्ट होंगे बच्चों, पहला तो ये न्यूक्लियोइड हो गया, डीएनए, उसके बाद प्लाज्मिड, ठीक है, सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल, कैप्सूल, राइबोसोम, पिलस, साइटोप्लाज्म। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। सो जो फिगर में हमने देखा था वही यहाँ पे देखते हैं। देखिए वैसे तो यहाँ पे देखिए जो बैक्टीरियल सेल में पहले सेल इन्वेलप ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जितना भी सेल के इन्वेलप के अंदर जितना भी इंटरनल पार्ट होगा बैक्टीरियल सेल का, उसको ही हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोइड होता है, प्लाज्मिड होता है उसमें, बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला और पिलाई एंड फिम्ब्रे, ओके। So these are the parts of bacterial cell. सेल इन्वेलप में क्या क्या इंक्लूडेड होता है बच्चों, सेल इन्वेलप इज ए आउटर कवरिंग। सो सेल इन्वेलप क्या है, आउटर कवरिंग है, ठीक है, सेल की एकदम बाहरी कवरिंग है। इट्स यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। जो आउटर कवरिंग होगी या सेल इन्वेलप होगी बैक्टीरियल सेल की खासकर, उसमें थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब उसके थ्री पार्ट्स होते हैं। पहला तो ग्लाइकोकैलिक्स और कैप्सूल, ओके। म्यूसिलेज कवरिंग होती है, ये एक म्यूसिलेज कवरिंग होती है, जैसे अभी हमने फिगर में देखा था कि सेल वॉल के बाहर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं। तो जो कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो, और वो एक म्यूसिलेज कवरिंग है, ओके। और म्यूसिलेज कवरिंग या कैप्सूल के बाद क्या आएगा बच्चों, सेल वॉल आएगी, ठीक है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन मिलता है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, ये जो तीनों कंपोनेंट्स हैं, ये किसमें मिलते हैं, सेल इन्वेलप में इंक्लूड किए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में। अब एक एक करके हम देखिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं सेल सेल की, बैक्टीरियल सेल की आउटर कवरिंग की, वो हम देखते हैं। जैसे ग्लाइकोकैलिक्स है और कैप्सूल और म्यूसिलेज कवरिंग। तो ये क्या होता है बच्चों, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड विथ और विदाउट प्रोटीन्स। तो ये क्या होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सेल वॉल के भी बाहर है, ये हम बात कर चुके हैं। और ये क्या होते हैं, नॉन सेलुलोजिक, ठीक है, मतलब इसमें सेलुलोज नहीं होता। और ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है, और इसमें प्रोटीन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, ठीक है। इट मीन्स विथ और विदाउट प्रोटीन। इफ थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल, ओके। जो ये ग्लाइकोकैलिक्स या म्यूसिलेज कवरिंग है, जब ये बच्चों थिक होगी और टफ होगी, तब हम इसको कैप्सूल बोलेंगे, ओके, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। इफ इट इज अ लूज कवरिंग देन इट इज कॉल्ड स्लाइम लेयर, ओके। अगर ये लूज कवरिंग होगा तब हम इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, ठीक है। अगर ये कवरिंग ठीक हो गई तो हम इसको बोल देंगे कि ये कैप्सूल है। अगर लूज कवरिंग है, ठीक है, तो क्या इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्लाइम लेयर बोलेंगे। और बच्चों म्यूसिलेज कवरिंग या कैप्सूल जो होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ये आउटर कवरिंग है बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये प्रोटेक्ट करेगी पूरे सेल को मतलब बाहर से क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ओके। तो इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोटेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो कार्य है वो सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है सेल वॉल।
तो सेल वॉल देखिए क्या कैसी होती है। सेल वॉल इज द रिजिड सॉलिड कवरिंग प्रोटेक्ट बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो ये रिजिड होती है, सॉलिड कवरिंग है, ठीक है, सॉलिड कवरिंग है और प्रोटेक्ट करती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, और ये किसकी बनी होती है? इट्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ओके, तो ये जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। और ये बच्चों होता क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन चेन इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामिन नैग एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड नैम। ओके, तो पेप्टिडोग्लाइकन एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? ये रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है, मतलब दो यूनिट है, नैग और नैम। नैग को बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और नैम को बोलते हैं एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों जो जो यूनिट्स रिपीटिंग, ये जितनी भी दोनों यूनिट है ये क्या करेंगे? रिपीट करेंगी। जब रिपीट होकर के एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो क्या बनता है? पेप्टिडोग्लाइकन चेन बनती है। किससे बनती है? नैग और नैम से। ओके, नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दिस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि कोई भी चीज इसमें से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आ रही है और इस मेम्ब्रेन से पास हो जा रही है, ऐसा नहीं है। इसमें जो चीजें आएंगी वो सिलेक्टिवली ही क्या होंगी? परमिएबल होंगी, मतलब सिलेक्टिवली ही पास हो पाएंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आ गई और इससे मतलब गुजर के ही निकल गई, ऐसा नहीं है। तो ये इससे क्या रहेगा कि सिलेक्टिवली ही कोई भी लिक्विड है या कोई भी लिक्विड है या वाटर है, कोई भी चीजें हैं, कुछ कुछ भी है, तो वो कैसे होगा? वो सिलेक्टिवली पास आउट होगा, ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएगा। इट टेक्स पार्ट इन रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड सेल वॉल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये रिस्पिरेशन में भी रोल प्ले करती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, वो बाद में मीजोसोम्स बनाती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे सीधी जाती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लेकिन क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? कई बार ऐसे इंटरनली ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, तो इसको ही क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। तो ये जो मीजोसोम्स है इसको ही क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। तो ये मीजोसोम्स जो होते हैं, ये जो यूकेरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है रिस्पायरेशन का, वही कार्य ये बैक्टीरियल सेल में करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिस्पिरेशन भी होता है, वहां पे लिपिड्स की भी सिंथेसिस होती है, ठीक है, मतलब लिपिड्स भी बनाए जाते हैं। और सेल वॉल कंपोनेंट्स, मतलब जो सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स है, मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन है, वो भी कहाँ पे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनता है। And the space between plasma membrane and cell wall is called as periplasmic space, ठीक है। तो जो बच्चों स्पेस होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में, उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे ये जो ये सबसे आउटर कवरिंग है, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात किया, ठीक है। ये आउटर कवरिंग है, तो थोड़ी सी थिक है, ठीक है, ये थिक है, ये थिक कवरिंग है, ठीक है, ये थिक कवरिंग है। उसके बाद ये आ गया सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद ये है प्लाज्मा। तो ये जो थिक है, इसको थिक वॉल है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैप्सूल है। क्या है बच्चों? कैप्सूल। और उसके बाद ये जो लेयर है इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। और ये जो इंटरनल लेयर है इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल वॉल और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बीच का ये जो स्पेस है ना बच्चों, इसको ही बोल रहे हैं हम, इसको ही हम बोल रहे हैं पेरी प्लाज्मिक स्पेस। ओके,
ये जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ओके, और ये जो आउटर कवरिंग है, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, कैप्सूल। नाउ जब साइटोप्लाज्म को हम डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो अब हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करने वाले हैं। तो इन साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, या प्रिमिटिव टाइप की सेल है। उसके अलावा इसमें और क्या होता है बच्चों, सैप वाइकुल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। मतलब जो सैप वाइकुल्स होंगे वो नहीं मिलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया सेल के साइटोप्लाज्म में। उसके अलावा गैस वाइकुल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल में अगर आपसे बोला जाए कि कौन से वाइकुल्स प्रेजेंट है, तो वहां पे गैस वाइकुल्स प्रेजेंट है, सैप वाइकुल प्रेजेंट नहीं है। साइटोप्लाज्म हैज दी फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जो मेनली जो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पहला तो मीजोसोम होता है, दूसरा राइबोसोम्स होता है, और तीसरा क्रोमेटोफोर्स। मीजोसोम्स मीजोसोम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आउटग्रोथ हो जाती है वो है। उसके बाद राइबोसोम मिलता है और क्रोमेटोफोर्स मिलता है। अभी ये देखिए यहाँ पे मीजोसोम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। इट फॉर्म ड्यू टू इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ वेसल्स, ट्यूबल्स एंड लेमेली। ठीक है, तो ये जो मीजोसोम है बच्चों, ये इनवर्ड फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, यहाँ पे ये फिगर में देखिए, ये जो ये ब्लू कलर से है, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जब इसकी ऐसे इनवर्ड फोल्डिंग हो रही है, मतलब अंदर की तरफ ये फोल्ड करके ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम मीजोसोम्स बोल रहे हैं। ओके, उसके अलावा ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मीजोसोम में वेसल्स होती हैं, ट्यूबल्स होती हैं और लेमिला। लेमिला आपने जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें लेमिला, थैलाकॉइड ये सब सुना होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा। मतलब तो मीजोसोम में भी कैसे क्या पार्ट्स होते हैं, वेसल्स, ट्यूबल्स एंड लेमिली। ओके, इसके अलावा आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जो कैप्सूल की बात हमने की, उसके बाद सेल वॉल है, फ्लैजेला। ठीक है, उसके अलावा प्लाज्मिड है, और ये न्यूक्लियर मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का। उसके अलावा राइबोसोम भी प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल में। तो यहाँ पे मीजोसोम्स क्या है बच्चों, मीजोसोम जो है वो इनवर्ड फोल्डिंग है। ठीक है, इनवर्ड फोल्डिंग है, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों हम राइबोसोम को देखते हैं। राइबोसोम क्या है, इट इज स्मॉल मेम्ब्रेन लेस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, तो ये क्या है, स्मॉल है, मतलब साइज इसका काफी छोटा है, मेम्ब्रेन लेस है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और ये क्या है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। ठीक है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है। और इन बैक्टीरिया में 70s होता है, मतलब बैक्टीरिया की सेल में, जो बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स होंगे वो 70s टाइप के होंगे। 70s यहाँ पे बच्चों जो एस है वो स्विडबर्ग यूनिट है। ठीक है, स्विडबर्ग यूनिट है। तो अगर आपसे पूछा जाए बैक्टीरियल सेल में कैसे राइबोसोम्स होते हैं, तो वो 70s टाइप के होते हैं। और इट इज ऑफ टू टाइप्स। ओके, बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम मिलते हैं वो दो दो टाइप के मिलते हैं। पहला तो एक फ्री राइबोसोम्स होगा। ठीक है, फ्री राइबोसोम क्या होते हैं, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए मिलते हैं। ठीक है, फ्री से लगी रहा है कि क्या होगा कि फ्रीली मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन साइटोप्लाज्म। ओके, और फिक्स्ड राइबोसोम कहाँ होंगे बच्चों, ये अटैच्ड होते हैं, अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होंगे उन्हें हम कहेंगे फिक्स्ड राइबोसोम, मतलब एक प्लेस पे वो कैसे फिक्स्ड है। ओके, और जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है वो क्या है, वो फ्री राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स generally occur in groups called polyribosomes or polysomes. 4 to 8 ribosomes are attached to a single strand of mRNA। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये ग्रुप में मिलते हैं बच्चों, मतलब एक से ज्यादा, मतलब यहाँ पे देखिए 4 से 8 लिखा हुआ है, 4 से 8 राइबोसोम आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, और जब एक साथ मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स बोलते हैं। उसके अलावा ये जो राइबोसोम्स है ये जनरली आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये mRNA में मिलते हैं। mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से अटैच मिलते हैं आपको।
तो यहाँ पे देखिए, आप ये फिगर में देखिए, ये जो है ये क्या है, ये mRNA है, ठीक है, ये mRNA है। इसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये, और इधर नीचे का ये क्या है, राइबोसोम है। तो यहाँ पे जो लार्ज या बड़ा पार्ट होता है उसको हम लार्ज सब यूनिट बोलते हैं, जो छोटा पार्ट होता है या स्मॉल साइज का होता है उसे स्मॉल यूनिट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, राइबोसोम्स लार्ज सब यूनिट, जो बड़ा पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं लार्ज सब यूनिट। और यहाँ पे जो नीचे साइड, mRNA की नीचे साइड देखिए, राइबोसोम जो स्मॉल का होगा उसको हम स्मॉल सब यूनिट बोलेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये tRNA मीन्स ये ट्रांसफर RNA भी है, ठीक है। तो ये RNA का स्ट्रक्चर है जिसमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। और ये कहाँ पे ज्यादातर मिलते हैं, ये mRNA पे मिलते हैं। अब बच्चों हम लोग क्रोमेटोफोर्स की बात करेंगे जो बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर इट्स फाउंड इन फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये किसमें मिलते हैं बच्चों, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन या अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। वो अपना भोजन और या अपना फूड खुद बना लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स मिलते हैं, ठीक है। इन ग्रीन बैक्टीरिया दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्लोरोसोम्स, ठीक है। जब ये क्रोमेटोफोर्स ग्रीन बैक्टीरिया में मिलेंगे तब हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरोसोम्स बोलेंगे, ओके, क्लोरोसोम्स इसको हम बोलेंगे। क्लोरोसोम्स कंटेन photosynthetic pigments called bacteriochlorophyll, bacteriophyophytin and carotenoids, ओके। जो क्लोरोसोम्स जो होता है, जो क्लोरोसोम जो ग्रीन बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो हम इसमें कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के नाम क्या है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफैटिन एंड कैरोटीनॉइड्स, ओके। तो ये जो जितनी चीजें हैं ये किसमें मिलती हैं, ग्रीन बैक्टीरिया में मिलती हैं, ओके। क्योंकि ग्रीन बैक्टीरिया में जब ये क्रोमेटोफोर्स होते हैं तो उसे हम क्लोरोसोम्स बोलते हैं। तो क्लोरोसोम में कौन कौन से पिगमेंट्स आते हैं बच्चों, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। दीज आर द पिगमेंट्स, ठीक है, जो किसमें जो क्लोरोसोम कंटेन करता है। यहाँ पे आप फिगर में देखिए, बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पे ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। ये क्रोमेटोफोर्स जो कि फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया या जो ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या खुद से बनाते हैं उसमें मिलते हैं, ओके। उसके बाद मुझे जो जेनेटिक मटेरियल जो पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड में क्या होता है, इट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सुपर कॉइल डीएनए, ठीक है, सुपर कॉइल डीएनए, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियोइड में क्या होगा, सिंगल मतलब एक होगा, सर्कुलर मतलब राउंड शेप का होगा, डबल स्टैंड मतलब इसमें दो स्टैंड होंगे, और उसके अलावा डीएनए कैसा होगा, वो सुपर कॉइल्ड होगा, ठीक है, सुपर कॉइल्ड होगा। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्लाज्मिड। Plasmid is self-replicating circular extra-chromosomal segments of double-stranded DNA. ओके, तो प्लाज्मिड क्या होंगे, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है। सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब ये रिप्लिकेट हो सकते हैं, मतलब इसमें रिप्लिकेशन हो सकता है। जैसे कि जो डीएनए होता है उसमें भी रिप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए से डीएनए बनता है, वैसे प्लाज्मिड भी क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, मतलब प्लाज्मिड से प्लाज्मिड बनेगा। उसके अलावा ये सर्कुलर है, मतलब राउंड शेप के हैं। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर कहा जा रहा है, तो ये क्या है, राउंड 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 शेप में ये प्लाज्मिड है, ठीक है। उसके अलावा ये बच्चों एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम के बाहर, जो ऐसे सेगमेंट जो क्रोमोसोम के बाहर मिल रहे हैं वो है। और ये क्या है बच्चों, डबल स्टैंडर्ड है, जैसे कि न्यूक्लियोइड में है डीएनए, वैसे ही ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राउंड शेप की ऐसे करके, यहाँ पे देखिए दो स्टैंड है, एक ये आउटर में, एक ये इंटरनली है, ठीक है, तो दो स्टैंड है, तो डबल स्टैंड भी है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब ये क्रोमोसोम है, इसके बाहर ये मिल रहा है, ठीक है, ये इसके एक्स्ट्रा मतलब इसके बाहर मिल रहा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है। डबल स्टैंडर्ड मतलब इसमें दो स्टैंड है, सर्कुलर दिख रहा है, और बाकी बच्चे सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, मतलब ये रिप्लिकेट कर सकता है। If they are
टेम्पोरली एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियोइड दे आर नोन एज एपिसोम्स। अगर ये न्यूक्लियोइड जो होता है उसके साथ अगर ये अटैच होता है या हमें एसोसिएटेड मिलता है या उससे जुड़ा हुआ मिलता है बच्चों, तब हम इसको इपिसोम्स बोलते हैं। ओके, तब हम इसे इपिसोम बोलेंगे। और और उसके अलावा तब हम इपिसोम बोलेंगे अगर जुड़ा हुआ मिलेगा, और अगर जुड़ा हुआ नहीं मिल रहा है तब हम इसको प्लाज्मिड बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिगर में देखिए ये बैक्टीरियल डीएनए है। ठीक है, ये देखिए सुपर कॉइल्ड है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये सुपर कॉइल्ड डीएनए होता है बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे देखिए फिगर में ये सुपर कॉइल्ड है, यहाँ पे देखिए सुपर कॉइल्ड है। और ये प्लाज्मिड जो है राउंड शेप का या सर्कुलर, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, तो बच्चों हमने न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड को यहाँ पे देखा और समझा। नाउ बच्चों फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी, इस पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। ओके, तो इसी में देखिए अगर एक फ्लैजेला प्रेजेंस था, एक फ्लैजेला था तो उसको हमने मोनोट्राइकस बोला था। अगर एक साइड में मतलब ढेर सारे फ्लैजेला थे एक एंड पे, मतलब तो हमने लोफोट्राइकस बोला था। अगर दोनों एंड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह फ्लैजेला थे तो उसको हमने एम्फीट्राइकस बोला था। उसके अलावा अगर पूरी बॉडी में, बैक्टीरिया की पूरी बॉडी में ही अगर फ्लैजेला मिलेंगे बच्चों, तो फिर हमने उसको पेरिट्राइकस बोला था। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हम लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं इसको। उसके अलावा बच्चों अभी हम फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, मतलब फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो एक बेसल बॉडी होता है, उसके बाद हुक होता है, और फिर फिलामेंट होता है। ठीक है, दीज आर 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला। सो बेसल बॉडी में क्या होता है बच्चों, एक्चुअली जो फ्लैजेला का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसे ऐसे ये बेसल बॉडी होता है। ठीक है, तो ये जो ये पार्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी। ओके, उसके बाद ये जो पार्ट होगा इसको हम हुक बोलेंगे, ये हुक रहेगा। ठीक है, और ये जो आउटग्रोथ होगी इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ओके, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैजेला। ओके, तो किसी भी फ्लैजेला में ये 3 पार्ट्स पाए जाएंगे। बेसल बॉडी से अटैच होगा हुक, और हुक के ऊपर जो आउटग्रोथ होगी वो किसकी रहेगी, फिलामेंट्स की रहेगी। ओके, पिलाई और फिम्बरी के डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग। ये क्या है बच्चों, एक्चुअल में ट्यूबुलर आउटग्रोथ है। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया की सेल होती है, इसमें ऐसे करके ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है, ऐसे करके। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, उसकी पूरी बॉडी में फ्लैजुला तो होता ही है, उसके अलावा फ्लैजुला से जो छोटे छोटे फ्लैजुला से साइज में छोटे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये ट्यूबुलर ऐसे ट्यूब शेप के होते हैं, ये आउटग्रोथ होते हैं, इसलिए पिलाई और फिम्बरी करते हैं। ठीक है, और पिलाई क्या करता है, पिलाई इज हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ एफ प्लस या फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो पिलाई हेल्प करता है किसमें, जो एफ प्लस या फर्टिलिटी फैक्टर है उसको ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें पिलाई हेल्प करता है। उसके बाद फिम्बरी क्या करता है, हेल्प इन अटैचिंग बैक्टीरिया विद अ सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया को सॉलिड सरफेस पे अटैच होना है या जुड़ना है या अटैच सरफेस पे आना है, तो किसकी हेल्प लेगा, वो फिम्बरी की हेल्प लेगा। ठीक है, तो फिम्बरी हेल्प करता है बैक्टीरिया की अटैचिंग में विद अ सॉलिड सरफेस। ओके, नाउ बच्चों हम न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया में जो न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों, वो ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तो ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना भोजन या अपना फूड स्वयं बनाता है। ठीक है, और हेटरोट्रॉपिक में जो क्या होता है कि हेटरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म में या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रिशन जो हुआ 2 टाइप्स का हो गया, ऑटोट्रॉपिक जो हमने बात किया जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटरोट्रॉपिक में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म किसी और पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉपिक में भी 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है और एक केमो ऑटोट्रॉपिक।
ओके, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा बच्चों, जैसे नाम से फोटो यूज हो रहा है तो लग रहा होगा कि इसमें सनलाइट का यूज हो रहा है। ओके, ओके, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या है, इट यूजेस लाइट एनर्जी, मतलब जो ये लाइट एनर्जी या जो सनलाइट है उसका यूज करता है अपना अपना फूड बनाने के लिए। ओके, तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, रोडोस्पाइरिलम एंड क्लोरोबियम। ठीक है, रोडोस्पाइरिलम और क्लोरोबियम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोटो ऑटोट्रॉपिक। मतलब ऐसे फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या होगा कि ये अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं। और केमो ऑटोट्रॉप्स क्या कौन होंगे, इट यूजेस केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये किसका यूज करते हैं बच्चों, ये केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमेनॉस। ओके, तो ये जो केमो ऑटोट्रॉप की एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमेनॉस। ठीक है, और हेटरोट्रॉप्स में क्या होगा, हेटरोट्रॉप्स भी बच्चों दो टाइप का होगा, पहला तो पैरासाइटिक होगा और एक सेप्रोट्रॉप्स होगा। ठीक है, पैरासाइटिक मतलब कि किसी एक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए या अपने फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उससे अपना जो भोजन है उसको उसको अपना फूड जो है वो गेन कर रहा है और साथ में उसको हार्म पहुंचा रहा है, मतलब उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। तो ऐसे फूड, ऐसे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को ही पैरासाइटिक कहते हैं। तो पैरासाइटिक में क्या होगा, ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, इट कॉजेस डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये पैरासाइटिक होते हैं, मतलब अपना भोजन तो एनिमल से लेंगे और साथ में उसको क्या करेंगे, उसमें कोई बीमारी फैला देंगे, डिजीज कॉज कर देंगे। वैसे ही प्लांट्स में भी करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेंगे, प्लांट्स के साथ के ऊपर ग्रो करेंगे, अपना न्यूट्रिशन लेंगे, पर प्लांट्स को क्या करेंगे, प्लांट्स में क्या करेंगे, डिजीज कॉज करेंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैसे विब्रियो कॉलरा। विब्रियो कॉलरी क्या होता है, वो कॉलरा डिजीज एनिमल्स में कॉज करता है। ठीक है, मतलब विब्रियो कॉलरा जो होता है वो अपने भोजन के लिए या अपने फूड के लिए तो एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन साथ में क्या करता है, उसको हार्म पहुंचाता है, मतलब बीमारी भी फैलाता है। तो इसलिए कैसा, ये कैसा हो गया विब्रियो कॉलरा, पैरासाइटिक, मतलब इसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। सेप्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया कौन से होंगे, जो दीज आर डिकम्पोजर। ओके, ये बेसिकली ये क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। मतलब ये जो सड़े गले पदार्थ जो होते हैं या जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो डेथ कर जाते हैं, उन सब पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और उनसे भोजन अपना प्राप्त करते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है सीडोमोनास। ठीक है, तो सेप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, सीडोमोनास। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो बैक्टीरिया है उसमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक भी होगा और केमो ऑटोट्रॉपिक भी होगा, और हेटरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक भी होगा और सेप्रोट्रॉप्स भी होगा। ना बच्चों, अब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो जो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो ज्यादातर एसेक्सुअल होता है। ठीक है, और सेक्सुअल भी होता है बट वो ट्रू सेक्सुअल नहीं होता है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो मेनली किसके कैसे होगा, फिजन। फिजन मतलब बाइनरी फिजन आपने सुना होगा, जब दो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जो जब दो भागों में बंटता है, दो भागों में विभाजित होता है या टूटता है, तब उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो जो बैक्टीरिया में भी कैसा रिप्रोडक्शन होगा, कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो फिजन होगा। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा वो एब्सेंट रहेगा, मतलब ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बैक्टीरिया में नहीं मिलता है। तो इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है, मतलब इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी इसमें बच्चों तीन प्रोसेस या तीन मेथड से होता है। पहला तो कंजुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन। तो कंजुगेशन में क्या होगा कि जो दो बैक्टीरियल सेल होंगी वो डायरेक्ट कांटेक्ट करती हैं। ठीक है, दो बैक्टीरियल सेल डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगी। ठीक है, दो बैक्टीरियल सेल जो रहेंगी, मान लीजिए दो बैक्टीरियल सेल है, तो ये डायरेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट करेंगी और अपने जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर करेंगी। ठीक है, तो कंजुगेशन में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। ओके, बैक्टीरियल सेल में। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो अपने सराउंडिंग से डीएनए का जो मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है,
तो इसमें क्या करती हैं, जो डीएनए मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। और ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है बच्चों, वो बैक्टीरियोफेज के द्वारा होता है, बैक्टीरियोफेज से होता है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में ऐसे वायरस होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ये वायरस होते हैं, एक टाइप का वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है और बैक्टीरिया को किल भी कर सकता है। ओके, सो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल भी कर सकता है, बैक्टीरिया को किल कर सकता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफर होता है वो बैक्टीरियोफेज वायरस ही करता है, ठीक है। ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज करता है, ठीक है। तो कंजुगेशन में बच्चों डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है बैक्टीरियल सेल में। ट्रांसफॉर्मेशन में जो सराउंडिंग से वहां से डीएनए को एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है बैक्टीरिया से। और ट्रांसडक्शन में जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। स्पोरुलेशन क्या होता है बच्चों, स्पोरुलेशन में क्या है, सम टाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, मतलब जो कंडीशंस हैं या जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूलित नहीं है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, तब बैक्टीरिया क्या करता है, वो स्पोर्स फॉर्म करता है, ठीक है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। So in bacteria, protoplast of the bacterial cell produces a thick-walled resistant spore called endospore, ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो उस समय में बैक्टीरिया क्या करेगा बच्चों, वो उसका जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो क्या करेगा, वो एक थिक वॉल बनाएगा, ठीक है। तो जिससे थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर बन जाएगा, ठीक है। जब थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर बन जाता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, इंडोस्पोर, ओके। और द बैक्टीरियल सेल रिगेन्स इट्स कैपेबिलिटी व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, ओके। सो जब ये थिक वॉल रेजिस्टेंट स्पोर बना हुआ है तो तब इसको हम इंडोस्पोर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब इंडोस्पोर बना हुआ है उसके बाद क्या होगा कि जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएंगी, मतलब जो परिस्थितियां हैं या परिस्थितियां जब अनुकूलित हो जाएंगी, मतलब सही हो जाएंगी, तब क्या करता है बैक्टीरिया, वो अपनी कैपेबिलिटी को क्या करता है, वो रिगेन कर लेता है। और जब अपनी कैपेबिलिटी को रिगेन कर लेगा तो फिर वो ग्रो करेगा। तो यही यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये डीएनए है, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ स्टॉप्स एंड डीएनए इज डुप्लीकेटिंग। तो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो स्टॉप हो गई है, क्यों क्यों स्टॉप हो गई, क्योंकि जो कंडीशंस है वो अनफेवरेबल है, ठीक है, अनफेवरेबल है। और फिर उसके बाद क्या होगा, स्पोर सेप्टम फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेप्टम फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सेप्टम फॉर्म हो रहा है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, स्पोर सेप्टम फॉर्म हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पे 4 स्पोर्स फिर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इनगल्फमेंट होगा बच्चों, इनगल्फमेंट होगा, द लार्जर कंपोनेंट देन इनगल्फ द स्मॉलर कंपोनेंट। तो जो लार्ज कंपोनेंट होगा वो इनगल्फ कर लेगा, ठीक है, या निगल लेगा इसको, तो किसको, जो स्मॉल पार्ट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फोर स्पोर में क्या होगा, फिर पेप्टिडो, और जो स्पोर जहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना बच्चों, इसको बोलेंगे स्पोरेंजियम मदर सेल, ठीक है। जहाँ पे स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम मदर सेल। Peptidoglycan layer forms between the two membrane that now surround the foresporin, ठीक है। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बनेगी कहाँ में, 2 मेम्ब्रेन के बीच में पेप्टिडोग्लाइकन लेयर भी बनेगी। उसके बाद फिर क्या होगा, वेजिटेटिव सेल्स डिसइंटीग्रेट, जो वेजिटेटिव सेल होगी वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इंडोस्पोर इज फ्री फ्रॉम सेल। तो ये जो इंडोस्पोर बना हुआ है, ये जिसकी आउटर कवरिंग जो है वो बहुत ही थिक है, तो ये क्या होगा कि जब वेजिटेटिव सेल डिसइंटीग्रेट होगी तो ये जो इंडोस्पोर है, इंडोस्पोर जो है ये
बाहर आ जाएगा सेल से, क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल्स की ग्रोथ तो ऑलरेडी पहले ही स्टॉप हो चुकी थी यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही। फिर क्या होगा कि वेजिटेटिव सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और फिर एंडोस्पोर जो है वो बाहर आ जाएगा। और फिर ये एंडोस्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, फेवरेबल कंडीशन आएंगी, तो क्या होगा, ये एंडोस्पोर ग्रो करेगा बैक्टीरियल सेल में, ओके, या बैक्टीरिया में। ना बच्चों वो प्लांट डिजीज देखेंगे जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्लाइट ऑफ राइस कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, ब्लाइट ऑफ राइस, ये यहाँ पे ये फिगर में देखिए, ये ब्राउन कलर का जो स्पॉट है, ठीक है, ये राइस, ये जो है ये राइस की लीफ है। हाँ, ये राइस है। इसमें जो ये जो ब्राउन कलर के जो स्पॉट है, ये क्या, ये हो गए हैं। तो ये जो डिजीज है ये क्या है, ब्लाइट ऑफ राइस, और कौन कॉज करता है बच्चों, ज़ैंथोमोनास ओराइजी। दूसरा डिजीज है सिट्रस कैंकर, ओके, और ये कौन कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ओके, ज़ैंथोमोनास इज नेम ऑफ बैक्टीरिया जो कॉज करता है क्या, सिट्रस कैंकर इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में जैसे लेमन आता है, ठीक है, ऑरेंज आते हैं, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिट्रस फ्रूट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिट्रस फ्रूट है, मतलब ये लेमन है, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है, ये सारे जो ब्राउन पैचेस हैं, ठीक है, लाइट ब्राउन पैचेस, ये इसमें कौन सा डिजीज है, सिट्रस कैंकर हो गया। वैसे ये लीफ भी देखिए, सिट्रस की लीफ में भी ये जो ब्राउन पैचेस आ रहे हैं ना, लाइट ब्राउन पैचेस, ये कौन सा डिजीज है इसमें, सिट्रस कैंकर। और कौन कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। उसका थर्ड है क्राउन गॉल। क्राउन गॉल डिजीज कौन कॉज करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कौन सा डिजीज कॉज करता है, क्राउन गॉल। क्राउन गॉल, उसके बाद ब्लाइट ऑफ राइस ज़ैंथोमोनास ओराइजी करता है बच्चों, सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री, और क्राउन गॉल वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ प्लांट डिजीज। ना एनिमल डिजीज में देखिए बच्चों, एनिमल डिजीज जो बैक्टीरिया से होते हैं उसका एग्जांपल देखिए। पहला जो टिटनेस है, ठीक है, टिटनेस, ये इसे कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉलिस्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है, क्या नाम है बैक्टीरिया का, कॉलिस्ट्रीडियम टिटैनी। लेप्रोसी डिजीज कॉज करता है बच्चों, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कॉलरा डिजीज, विब्रियो कॉलरा, ओके, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलरा जो कि कॉज करता है कॉलरा डिजीज। डिपिथीरिया क्या होगा बच्चों, कॉनी बैक्टीरियम डिपिथीरी। ठीक है, डिपिथीरिया जो डिजीज है उसको कॉज करता है कॉनी बैक्टीरिया डिपिथीरी बैक्टीरिया। निमोनिया जो डिजीज है उसको कॉज करता है बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनी। ओके, तो टिटनेस जो है बच्चों वो कॉलिस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया कॉज करता है। लेप्रोसी जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया। कॉलरा जो है वो विब्रियो कॉलरा बैक्टीरिया कॉज करता है। डिपिथीरिया जो है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिपिथीरिया बैक्टीरिया कॉज करता है। और निमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया कॉज करता है। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एनिमल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग माइकोप्लाज्मा और जो सियानोबैक्टीरिया है और एक्टिनोमाइसिटीज है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके अलावा भी मेरे चैनल्स पे और भी वीडियोस हैं बच्चों, साइंस और मैथ के। अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो इससे पहले का जो किंगडम मोनेरा का वीडियो है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उसका जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो उसका लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।